Hey guys, how's it going? Lost in Heaven here और आज है Hey guys, Lost in Heaven here और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम एक स्टोरी की। किसकी स्टोरी? मेरी स्टोरी। मैं आपको मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ स्विट्ज़रलैंड में आया था पिछले 12 साल पहले और तब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ एंड नाउ आई बिकेम अ सिटीजन एक्चुअली। और यही उसके बाद में स्टोरी है कि मैं कैसे यहाँ पे आया। बेसिकली क्लिक बेट नहीं है, दैट इज़ ट्रू दैट आई ओनली हैड 20,000 रुपीज़ व्हेन आई ट्राइड टू गो टू स्विट्ज़रलैंड। तो बेसिकली कहानी की शुरुआत होती है 2010 से। तो मैं देहरादून से हूँ आइली। अब देहरादून में लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, बेसिकली आप अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, या तो बैचलर्स करते हैं या तो कोई सिविल सर्विस की तैयारी करता है, कोई अकाउंटेंट बन जाता है, कोई आर्मी में जाके ज्वाइन हो जाता है, या फिर किसी का खुद का बिजनेस रहता है। मेरे लिए एक्चुअली इनमें से कुछ भी नहीं था। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ इट। पढ़ाई में भी मैं इतना बढ़िया नहीं था, यू नो दैट आई कैन कम्पीट प्रॉपरली देयर एंड दैट्स वन इशू। तो मेरे मन में एक ख्याल था कि क्यों ना जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगा, सो आई विल गो टू दिल्ली। वहाँ पे जाके काफ़ी सारे जो भी जॉब्स होते हैं ना, तो ऐसे छोटे शहरों से यही रहता है कि बड़े शहर में जाएंगे, खुद का काम रहेगा, अपार्टमेंट रहेगा, दोस्तों के साथ रहेंगे। तो मेरा भी वही प्लान था बेसिकली। अब वो प्लान तो मेरा हुआ नहीं। फ़ॉरेन जाने का मेरा कभी भी ख्याल नहीं था। उस टाइम पे वैसे भी ज़्यादातर लोग फ़ॉरेन नहीं जाते थे, वैसे भी इतना सोचा नहीं था कि इतने पैसे होंगे कि फ़ॉरेन जा सके। आज तक भी मेरे को लगता है इंडिया में काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी सारा पैसा चाहिए बाहर जाने के लिए, बाहर पढ़ाई करने के लिए स्पेशली। लेकिन बट दैट इज़ नॉट ट्रू। पर आइदर वेज तो बेसिकली क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था और उसका जो कज़न था वो रहता था स्विट्ज़रलैंड में, पढ़ाई कर रहा था अपनी होटल मैनेजमेंट की उस टाइम पे। तो वो वहाँ आया करता था देहरादून में, और ड्यू टू हिम मेरा फ्रेंड जो है उसको इसके बारे में पता चला कि वहाँ पे एक होटल मैनेजमेंट कोर्स होता है स्विट्ज़रलैंड में, वो जाके वो भी कर सकता है। तो बेसिकली उसने स्टार्ट करी थी अपनी तैयारी यहाँ पे आने के लिए, और उसने ये सारी उसका जो कज़न था उसके थ्रू बेसिकली उसने एडमिशन ले लिया था। वैसे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन था, तो ऐसे कोई बड़ा एडमिशन का नहीं था, बस आपको पैसे देने वो आपको ले लेते, बेसिकली वही था हिसाब। तो उसने किया था, फिर वो आके उसने मेरे को बताया कि हाँ भाई मैं तो जा रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड। तो अब मेरे मन में ये ख्याल था, यार मेरे को कुछ करने का तो है नहीं, मेरे लिए हमेशा ये रहा है कि कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आई है ना, तो मैंने छोड़ी नहीं है। तो वही अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई और मैंने कहा यार ये तो एक तरीके का हो सकता है। तो मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी सबसे पहले तो। अब रिसर्च करने के बाद मैंने बोला हाँ यार ये चीज़ थोड़ी अच्छी हो सकती है। या फिर अब मेरा दोस्त जा रहा था, मैंने कहा यार चलो मैं भी चलता हूँ, वैसे भी करने को तो कुछ है नहीं, सो व्हाई नॉट। लेकिन मेरे को ये याद था, दिमाग में ये था कि एक्चुअली मेरे अकाउंट में सिर्फ, हमारे अकाउंट में एक्चुअली फैमिली के अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपये पड़े हैं। तो बैंक अकाउंट देखने के बाद मैंने बोला यार पैसे की तो कमी है, ये तो सही बात। मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ कि कितनी फ़ीस थी होटल मैनेजमेंट कोर्स की। और पूरे कोर्स की नहीं, सिर्फ 6 महीने की थी। 21,000 स्विस फ्रैंक। उस टाइम पे एक फ्रैंक चल रहा था अराउंड आई थिंक 30 से 35 रुपये के बीच में। तो टोटल 7.5 लाख के करीब खर्चा आ रहा था जस्ट फॉर 6 मंथ्स। इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ आती है, परसिस्टेंस एंड लक। दोनों चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, स्पेशली जब आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते वो करने के लिए जो भी आप करना चाहते हैं, आपके गोल्स अचीव करने के लिए। ठीक ये दोनों चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी प्लानिंग स्टार्ट करी। जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव इनफ मनी यू शुड नॉट गिव अप। भी मेरे को मेरे गोल्स हैं या फिर कुछ भी मेरे को अचीव करना है लाइफ में, उसके लिए मैं सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि मैं एक लिस्ट बनाता हूँ कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी। लिस्ट बनाना बेसिकली आपका रिसर्च पे डिपेंड करता है, तो आप रिसर्च करते हैं। मैंने रिसर्च स्टार्ट करी कि मेरे को सबसे पहले तो पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड। नाउ देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड एजुकेशन लोन। काफ़ी सारे लोगों को ये सुन के इसका डर लगता है या फिर बोलते हैं यार लोन, लेकिन ऑफकोर्स आपको लोन की ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि आपके पास खुद के पास इतना पैसा नहीं है। सो यू नीड टू टेक अ लोन एंड बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन योर एजुकेशन, आप आगे चल के इसको चुका सकते हैं। मेरे लिए उस टाइम पे थोड़ी सी गलती भी थी, बट आइदर वेज आई हैड दिस ऑप्शन एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू हैव एन ऑप्शन। एक चीज़ है इंडिया में, एक तो एजुकेशन लोन की परसेंटेज इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, 13 to 14%। इट शुड नॉट बी। मेरे ख्याल से SBI में पता नहीं घटा है कि बढ़ा है, उस टाइम पे तो 13% था। तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है एजुकेशन लोन निकालना। बट आइदर वेज यू शुड नो, इन केस अगर आप लोन निकाल रहे हैं तो क्या आप वो चुका पाएंगे कि नहीं, ये थोड़ी समझ थोड़ी होनी ज़रूरी होती है। लेकिन फिर एजुकेशन लोन का भी तो ये होता है ना कि एजुकेशन लोन किस बेसिस पे मिलता है। एजुकेशन लोन उस बेसिस पे मिलता है कि आप पढ़ाई करने कहाँ जा रहे हैं। अब बैंक भी अपना देखता है कि हम रिस्क लें ना लें। अब उस टाइम पे 2010 में SBI का एजुकेशन लोन चलता था और मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। अप्लाई करने से पहले ऑफकोर्स मैंने अपनी
रिसर्च करी थी, तो मैंने वो लिस्ट बनाई थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक चीज़ ये थी कि मेरा जो ट्यूशन फ़ी थी 21,000 स्विस फ्रैंक की, वो एग्जैक्ट 7.5 लाख पड़ रहा था, जो कि लिमिट थी। अगर आप उसके ऊपर लोन लेते 7.5 लाख के ऊपर, तो आपको प्रॉपर्टी दिखानी रहती। तो ये मेरे साथ एक लक हुआ कि मेरे को प्रॉपर्टी अपनी रखनी नहीं पड़ी एज अ सिक्योरिटी, बिकॉज़ वो मेरे लिए शायद कुछ ज़्यादा ही हो जाता, क्योंकि रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना कि अगर आप प्रॉपर्टी दांव पे लगा रहे हैं। वैसे भी प्रॉपर्टी हमारी नहीं थी, वो हमारे दादाजी की थी, बट आइदर वेज मेरे को इतना रिस्क लेना नहीं था, और मेरे लक ये था कि ठीक 7.5 लाख में आपको प्रॉपर्टी दिखाने की ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे। वैसे लोन लेने में भी मुझको थोड़ी दिक्कत आई थी, 2 बैंकों ने मेरे को मना किया था, बट स्टिल एज आई सेड परसिस्टेंस। उसके बाद आखिरी में मैंने एसबीआई के लिए अप्लाई किया था एक्चुअली। उसके बाद भी मैं और बैंक में अप्लाई करता अगर वहाँ से नहीं मिलता तो, बट बाय चांस एसबीआई में मुझे लोन मिल गया। बेसिकली 2 महीने का प्रोसेस था, 1 से 2 महीने में, और जैसे तैसे वैसे भी सांस अटकी रहती है आपकी जब भी ऐसा कोई प्रोसेस जा रहा होता है कि लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि एंटायर स्टडी डिपेंड्स ऑन दैट। तो मेरे को लोन मिल गया था जैसे तैसे। मैंने काफ़ी सारे पेपर वर्क जमा किए थे, जैसे कि मेरे फादर के, मेरे ग्रैंडफादर के, तो उन सब के साइन वगैरह लगे थे। एज ए गारंटर मेरे ग्रैंडफादर ने साइन किया था, लेकिन हमने कोई प्रॉपर्टी वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा गिरवी टाइप या फिर सिक्योरिटी में नहीं रखवाया था, क्योंकि 7.5 लाख में जुगाड़ हो गया था। बैंक बेसिकली आपको सिर्फ पैसे देता है आपकी फ़ीस की। वैसे भी मेरे बैंक ने मेरे को सिर्फ 1 साल की फ़ीस दी थी, 21,000 वही थी बस। उसके अलावा भी आपके काफ़ी खर्चे होते हैं। अब जैसे वीज़ा लेने अगर आप जा रहे हैं, तो वीज़ा सिर्फ कॉस्ट होता है अराउंड 8 से 10,000 के करीब, और उसके अलावा भी आपके खर्चे होते हैं, जैसे दिल्ली तक जाना, वापस आना। उसके बाद उस टाइम पे तो 2 बार 3 बार जाना पड़ा था मुझे, क्योंकि इंटरव्यू भी होता है स्टूडेंट वीज़ा के लिए। उसके अलावा आपकी फ़्लाइट कॉस्ट भी कम से कम 30-40 हज़ार रुपये के करीब आती है। उसके बाद आपको थोड़ा खाना पीना जो भी रहता है, उसके बाद आपको और भी चीज़ें खरीदनी पड़ती है, जैकेट वगैरह, या फिर आप जैसे भी समझ सकते हैं जो भी कोई स्टूडेंट बाहर जा रहा है तो काफ़ी खर्चा हो जाता है। सिर्फ वो ही नहीं रहता। अब क्योंकि वो भी हमें किसी तरीके से जुगाड़ निकालना था, तो वो भी किसी तरह हुआ। अब मेरे दोस्त का तो एक्चुअली सब कुछ हो गया था, उसका वीज़ा भी आ गया था, और मेरा अभी अभी लोन पास हुआ था। तो उसके बाद था फिर वीज़ा का, कि आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जैसे कि मैंने कहा, अगर आप 30 साल के ऊपर हैं तो स्टडी वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उस टाइम पे था मैं सिर्फ 18 साल का, तो मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं थी। बट आइदर वेज वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमने ऑफकोर्स दिल्ली से अप्लाई किया था। वीज़ा अप्लाई करने के लिए जब मैं पहली बार दिल्ली गया, तो एक्चुअली मेरी ट्रेन लेट थी। तो वो भी एक था कि मेरी ट्रेन लेट हुई, तो मेरे को वहीं 3 दिन रुकना पड़ा, क्योंकि आपकी डेट अगले दिन की मिलती है या फिर ऐसा कुछ था अपॉइंटमेंट का उस टाइम पे। तो पहले बार तो शुरुआत इसी से हुई कि मेरा अपॉइंटमेंट ही मिक्स हो गया। लेकिन जैसे तैसे मैंने अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में बेसिकली वो यही पूछते हैं आपकी इंग्लिश वगैरह। उस टाइम पे आईलेट्स वगैरह कोई भी ज़रूरत नहीं थी वीज़ा के लिए, क्योंकि नहीं मांगा था। वैसे भी प्राइवेट स्कूल था, तो प्राइवेट स्कूल को इतनी ज़रूरत नहीं रहती। वो आपको, जैसे कि मैंने कहा, आप फ़ीस दीजिए, वो आपको ले लेंगे। और वीज़ा के लिए उन्होंने इंटरव्यू इंग्लिश में लिया था, तो थोड़ी नॉर्मल ठीक ठाक इंग्लिश मेरी निकल ही गई थी उस टाइम पे। अब जैसे ज़्यादातर हम लोग होते हैं छोटे गाँवों से या फिर छोटे विलेज से या फिर छोटे शहरों से, इंग्लिश में पढ़ा तो होता है, लेकिन इतनी इंग्लिश बोली नहीं रहती उस टाइम पे, तो थोड़ा डर तो लगता है। अब ऐसे 18 साल आप पहली बार जाएंगे कहीं, कोई आपसे इंग्लिश में सवाल पूछ रहा है, तो देन कैन बी, एटलीस्ट फॉर मी इट वाज अ लिटिल बिट अब फाइनेंशियल के लिए बेसिकली वीज़ा में ये भी होता है कि आपको फाइनेंशियल दिखाना पड़ता है। वो आप कैसे दिखाएंगे? अब 21,000 का लोन तो मेरा पास हो गया था, तो वो तो मेरे पास था, तो मैंने लोन दिखाया था कि ऑफकोर्स इट इज़ बीन पेड बाय द बैंक, एजुकेशन लोन। उसके अलावा खुद के मेरे को अपनी एक बैंक स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ी थी, जो कि मैंने तैयार करी थी 2 से 3 महीने में। अब क्योंकि मेरा पूरा प्रोसेस 3 से 4 महीने की प्लानिंग थी, एडवांस प्लानिंग, तो इसलिए मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट तैयार कर दी थी। अब पैसे कहाँ से आए? बेसिकली रिलेटिव से लिए थे। मेरी मम्मी गई थी इधर उधर पूछने लोगों से कि थोड़े दिन के लिए बैंक में अकाउंट में पैसे डाल दीजिए, क्योंकि हमारा ये वाला प्रोसेस चल रहा है। मेरे रिलेटिव्स काफ़ी अच्छे थे एक्चुअली फ्रॉम माई मदर साइड, सो दे हेल्प मी अलॉट, सो आई एम प्रीटी थैंकफुल टू देम। उन्होंने अपने पैसे थोड़े से हमारे बैंक अकाउंट में रखे, और जैसे तैसे हमने थोड़ा सा स्टेटमेंट बना लिया था। इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, 3-4 लाख का स्टेटमेंट बना लिया था, क्योंकि वैसे भी 21,000 की तो हमारी लोन था। उसके बाद बारी आती है फिर पैसों का क्या हुआ, कैसे हमने बुकिंग करी अपनी फ़्लाइट की, कैसे ये सारी चीज़ें हुई। तो इसके लिए भी ऑफ कोर्स वी टुक सम मनी फ्रॉम द रिलेटिव्स। थोड़ा-थोड़ा कुछ थोड़े-थोड़े लोगों ने दिया, वो जोड़-जाड़ के जैसे तैसे 1 लाख के करीब मेरे हाथ में आ गए थे, जिसके जो मेरा खर्चा था उस टाइम पे मैंने अराउंड 30,000 मैं अपने साथ लेके आया था रुपए। और उसके अलावा मेरी फ़्लाइट की जो भी पेमेंट थी वो गई थी उन पैसों से। तो उसके मेरे ज़्यादातर ना ऑप्शन नहीं थे उसके बाद, तो ये था काफ़ी लिमिट में था। वो मेरे को पसंद नहीं अगर ऑप्शन ना हो। लेकिन उस टाइम पे इतने सारे यूट्यूब वीडियोज़ भी नहीं हुआ करते थे, पता भी नहीं था कि चीज़ें क्या होती है। स्विट्ज़रलैंड मेरे लिए सिर्फ ये था कि मेरा दोस्त जा रहा था, तो मैं उसके पीछे निकल गया। मेरा ऐसे कोई आइडिया नहीं था कहीं भी जाने का, बट एज़ इट इज़ डेस्टिनी।
उसके बाद देन एट लास्ट आई टुक अ फ्लाइट एंड मी एंड माय फ्रेंड वी केम टू स्विट्ज़रलैंड। हमारा सबसे पहले कैंटन था लुत्ज़र्न। वेगिस के बगल में एक प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पे हम रहे थे पहले 6 महीने। एक्चुअली मेरा आइडिया था स्विट्ज़रलैंड का, जैसे न्यूयॉर्क में हमने काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह देखी थी, तो मेरे को लगा था इतना बड़ा शहर होगा काफ़ी, यू नो, जैसे न्यूयॉर्क होता है, मेरा आइडिया पूरा वही था। सारी की सारी वेस्टर्न कंट्रीज न्यूयॉर्क के जैसे होती है, बट एक्चुअली इट इज़ टोटली डिफरेंट। दिस इज़ बेसिकली स्विट्ज़रलैंड इज़। 6 महीने ख़त्म होने के बाद बेसिकली होटल मैनेजमेंट की 6 महीने की पढ़ाई तो कुछ नहीं थी, लेकिन काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सारे इंडियंस आए थे, काफ़ी सारे लोग मुंबई से आए थे, तो हम 20 से 30 इंडियंस थे और मोस्टली यही एशियन लोग ही वहाँ पे आके पढ़ा करते थे, ऑफकोर्स प्राइवेट स्कूल। मेरे को इतना आइडिया नहीं था स्विट्ज़रलैंड के बारे में। पहले 6 महीने में वैसे भी हम अपने बबल में थे, इन सारे लोगों के साथ थे, तो हमें ऐसा आइडिया नहीं था कि अब हम स्विट्ज़रलैंड में, खाना भी इंडियन मिलता था, सो इट डिडंट मैटर दैट ऑल। लेकिन जैसे ही 6 महीने के बाद हमारी इंटर्नशिप शुरू होती है, तो काफ़ी सारे मेरे दोस्त ऑफकोर्स इंडियन रेस्टोरेंट में काम करने चले गए थे। लेकिन मेरे मन में ये था, यार मैं इतना दूर आया हूँ, तो मैं इंडिया से हूँ, तो मैं स्विट्ज़रलैंड आके इंडियन रेस्टोरेंट में काम क्यों करूँगा? अगर कुछ सीखना ही है तो स्विस रेस्टोरेंट में काम करो, फ्रेंच रेस्टोरेंट में काम करो, जर्मन रेस्टोरेंट में काम करो। एटलीस्ट आपको थोड़ा डिफरेंट क्विजीन तो दिखेगा, लोगों से बातचीत तो होगी, कल्चर तो समझ में आएगा। बट बाय द वेज दोज गाइज वर एक्चुअली बिकॉज दे वर हेयर जस्ट फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स एंड दे जस्ट वांटेड टू गेट एज मच मनी एज पॉसिबल। इंडियन रेस्टोरेंट में बेसिकली उस टाइम पे आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती थी, लेकिन बस यही प्रॉब्लम थी कि आपको 24 घंटे या फिर काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता था, कोई आवर्स लिमिट नहीं थे। मेरी की सनक थी कि मुझे स्विस रेस्टोरेंट में काम करना है, विच पेड ऑफ ऑल्सो एट द एंड। मैंने बेसिकली एक स्विस रेस्टोरेंट में अप्लाई किया था, मेरे को वहाँ पे मिल गया था। इट वॉज काफ़ी हाई फाई पॉश रेस्टोरेंट एक्चुअली। मुझे आज तक नहीं पता चला कि उन्होंने मुझे क्यों लिया है, लेकिन बट दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ एट दैट टाइम बिकॉज आई लर्न अ लॉट, आई लर्न जर्मन। मेरे को पेमेंट मेरी कितनी हुई थी, 1100 स्विस फ्रैंक हर महीने। इंडियन रेस्टोरेंट में इन लोगों को मिल रही थी अराउंड 1900 से लेके 2000 स्विस फ्रैंक प्लस आपकी टिप्स, तो अराउंड 2200 स्विस फ्रैंक्स इनको हर महीने इंडियन रेस्टोरेंट से मिल जा रहा था। मेरे को सिर्फ 1100 हाथ में आ रहे थे। ऑफकोर्स लिविंग और फूड वॉज फ्रॉम द रेस्टोरेंट, तो 1100 हाथ में, लेकिन बट इट वॉज नॉट इनफ टू पे फॉर द नेक्स्ट ईयर सैलरी, क्योंकि फॉर नेक्स्ट ईयर फीस, बिकॉज यू नो होटल मैनेजमेंट ये होता है कि हर साल आपको फीस देनी रहती है, 4 साल का टोटल कोर्स रहता है। अब अगले साल की फ़ीस 21,000 तो नहीं थी, लेकिन अराउंड 10,000 स्विस फ्रैंक की थी। अब मैं 6 महीने काम कर रहा था, तो आप लगा लीजिए 1100 अगर मैं हर महीने सेव कर रहा हूँ और कहीं भी कुछ भी खर्चा नहीं कर रहा हूँ, सीधे बैंक में डाल रहा हूँ, तभी भी मेरे को 7,000 से ऊपर मेरे पैसे सेव नहीं होंगे 6 महीने में। ये मेरी दिक्कत थी एक उस टाइम पे। यू नो दैट्स हाउ इट वेंट। आई डिडंट थॉट टू मच इन फ्यूचर। मेरे ख्याल से उस टाइम पे मेरा सबसे अच्छा टाइम वहाँ पे कटा। इट वॉज क्वाइट, होम सिकनेस भी मेरे को वहीं पे स्टार्ट हुई, बिकॉज यू नो क्विजीन वॉज टोटली डिफरेंट। फ्रेंच क्विजीन आपने पता नहीं आज से देखा होगा कि नहीं देखा होगा, लेकिन इतनी बड़ी प्लेट में इतना सा खाना मिलता है। हम ठहरे इंडियन, मेरे को चाहिए इतना भर के राइस और ऑफ कोर्स भर के दाल और चावल और जो भी है। सो आई एम नॉट यूज टू दैट। मैंने काफ़ी अपना वेट भी लॉस किया था उस टाइम पे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा मेरी जर्मन वगैरह काफ़ी इंप्रूव हुई थी वहाँ पे। उसके बाद एक्चुअली सेकेंड ईयर में जैसे तैसे करके मैंने फ़ीस दे दी थी और मैंने बोला था बाकी के मैं बाद में दे दूंगा। ऐसे भी कुछ जुगाड़ हो गया था क्योंकि हमारे इंडियंस बहुत थे उस टाइम पे। सेकंड ईयर में मेरे को ये तो आ गया था कि यार होटल मैनेजमेंट तो नहीं करना। आज से 5 साल बाद मुझे ये तो मैंने अपने आप को बिल्कुल नहीं देखा था कि मैं किसी रेस्टोरेंट किसी होटल में या तो मैनेजर या तो काम भी कर रहा हूँ, बिकॉज वर्किंग आवर्स आर क्रेजी, यू डोंट गेट पेड anything you know compared to all other professions। और बहुत ही मुश्किल है। मेरे पापा भी इस प्रोफेशन में रहे हैं, तो आई नो हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी नो मैटर वेयर यू आर, विच एवर कंट्री यू आर, एंड यू ऑल्सो नीड टू बी अ पीपल पर्सन, विच आई डोंट थिंक आई एम। जैसे तैसे करके मैंने ये तो दिमाग में कर लिया था कि अब मुझे पढ़ाई करनी है ढंग की और कुछ करना है आगे चल के। तो मैंने अपनी फिर से रिसर्च स्टार्ट करी और रिसर्च में मेरी 3 यूनिवर्सिटी सामने आई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न, लुत्ज़र्न और ज़्यूरिख। मैंने सबसे पहले एक्चुअली अप्लाई बर्न में किया था, लेकिन लुत्ज़र्न में भी किया था। लुत्ज़र्न में तो ये लोग काफ़ी सारी चीज़ें मांग रहे थे 10th की मैथमेटिक्स के, वो मांग रहे थे कि आपने क्या क्या पढ़ा है। मेरे स्कूल ज़रूर देता, कुछ नहीं दिया उन्होंने। कहाँ लिखा रहता है कि आपने क्या क्या पढ़ा है, सिलेबस कहाँ से मिलता उस टाइम पर। तो उन्होंने तो मेरे को नहीं लिया, लेकिन बर्न ने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया था, विच वॉज़ ग्रेट। And from there I was like yes, now things change, and things changed a lot from there because then I was part of the university for next 4 years, जहाँ पे मेरे को काफ़ी सीखने को मिला। एक तो इंडियन एजुकेशन और यहाँ के एजुकेशन में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। यू नो हेयर इज़ मोर प्रैक्टिकल, एटलीस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस में काफ़ी प्रैक्टिकल है, सो दैट हेल्प मी अलॉट प्रेजेंटेशन वाइज, इंग्लिश वाइज, यू नो ऑल इन ऑल टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ इट। और मैं उस टाइम पे भी जो मेरा होटल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था वो भी काम आया, क्योंकि जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मैं ऑन अ पार्ट टाइम मैं रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, जहाँ पे मेरे काफ़ी सारे दोस्त बने थे।
एंड ऑफ कोर्स माई जर्मन इम्प्रूव देयर एज वेल, और लोगों से बात करना ये सब वगैरह, और मेरे को रियली आई बिकेम काइंड ऑफ मोर स्विस देयर इन बर्न एक्चुअली, एंड यू नो सो दैट हाउ इट वेंट। मेरे सारे लोग जो थे, जो मेरे साथ आए थे, दे ऑल वेंट बैक। राइट नाउ आई थिंक इट्स ओनली वन पर्सन हु इज़ रिमेनिंग हियर, ही इज़ इन लौज़ान। कुछ को रुकने नहीं दिया गया, कुछ रुकना नहीं चाहते थे बिकॉज दे कैन बी प्लेंटी ऑफ रीजन्स, बट यू नो सम हाउ आई लेफ्ट। माई फ्रेंड ऑल्सो लेफ्ट एक्चुअली, ही इज़ इन UK नाउ, बट अदरवाइज तो पढ़ाई ख़त्म करने के लिए मेरे को लगे 4 साल। बेसिकली 2012 के एंड में मेरा एडमिशन हुआ था, 2017 की शुरुआत में आई ग्रेजुएटेड। अब जहाँ तक जॉब की बात आती है, वैसे तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि टू गेट अ जॉब इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन मेरे टाइम पे रूल एक्चुअली थोड़े से आसान थे और मेरे को ऑलरेडी 7 से 8 साल हो गए थे स्विट्ज़रलैंड में। मेरी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी थी और पढ़ाई के दौरान मैंने काफ़ी सारे पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी किए थे। लेकिन ऑफ कोर्स जॉब ढूंढना इतना आसान नहीं होता स्विट्जरलैंड में। एक्चुअली मेरी पहली जॉब थी एक इंटर्नशिप, जो कि मैंने करी थी बर्न में। उस 6 महीने के दौरान आई डिड अ वंडरफुल जॉब एंड एट द एंड आई वाज ऑफर्ड अ जॉब। मेरा बैकग्राउंड बेसिकली थोड़ा ऊपर नीचे है। आई एम एक्चुअली अ बिजनेस एनालिस्ट और मैं नॉर्मल ऑफिस में काम करता हूँ, सो नॉट टू ह्यूज इन अ मैनेजमेंट पोजीशन और समथिंग। लेकिन मेरा अपना काम अच्छा है, अपना 9 to 5, एंड दैट्स व्हाट आई रियली वांटेड। विद द होटल मैनेजमेंट आई रियली डिडंट thought myself that I will be able to do such a odd job, और 9 to 5 जॉब मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मैं प्लान कर सकता हूँ कि अभी शाम को मेरा फ्री है एंड वीकेंड विल बी ऑल्सो फ्री। दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी एंड दिस वाज द जर्नी बेसिकली 10 to 11 to 12 years एंड नाउ इट्स 12 years। बेसिकली जब मेरे 10 साल कंप्लीट हुए थे, 11 साल, तो मैंने अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था एंड नाउ आई बिकेम अ स्विस। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, डिटर्मिनेशन। काम करते रहिए, ट्राई करते रहिए, जहाँ पे आपका लक होगा, जहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी आएगी उसको लीजिए। सिर्फ स्विट्जरलैंड के बारे में सोच के ना बैठिएगा, और भी कंट्री हैं दुनिया में, उनके लिए भी अप्लाई कीजिएगा, उनके लिए भी सोचा कीजिएगा। बट दिस वाज बेसिकली माय जर्नी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू वांट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय पर्सनल लाइफ, तो आप देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम, और यू कैन फॉलो मी देयर। और कमेंट सेक्शन में लिखिए आप मेरे से और क्या क्या पूछना चाहेंगे, एंड ऑफ कोर्स आई विल बी हैप्पी टू गिव यू द आंसर। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपको मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।